आज हम पररूप संधि का अंतिम उदाहरण देखने जा रहे हैं। पररूप संधि का जो अंतिम उदाहरण है वह है ओमांगोश्च, अर्थात देखिए ओम आंग च, ओम आंग च। क्या बच्चों? ओम म और आंग ग और च। प्यारे बच्चों, आ या आ के बाद में यदि ओम और आंग बाद में हो, आ या आ के बाद में क्या हो? ओम और आंग हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप आदेश होता है। क्या आदेश होता है? पररूप आदेश होता है। प्यारे बच्चों, इसमें देखना यह होता है कि ये जो ओम है, मकार और गकार, यह हलंत्यम है। इनका हलंत्यम होने के कारण इनका लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? शेष बचता है ओ। ओम में ओ शेष रहता है और आंग में आ शेष रहता है। प्यारे बच्चों, देखिए शब्द हैं अपने यहां शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः। यहां संधि इनके बीच में हो रही है। यहां ये इसलिए दे दिया आपको शिवाय ओम नमः। ओम में क्या शेष रहा? ओम में ओ शेष रहा, तो यहां अ है और इसके बाद में ओ है और फिर नमः, शिवाय। प्यारे बच्चों, अब देखिए शिवाय, शिवाय में क्या शेष रहा? अ, यानी इसमें आशेष रहा। तो अपने इसके इसके बीच में जब संधि होती है तो यह है पूर्वरूप और ये पररूप, यानी ये इसी जैसा बन जाए तो ये पररूप संधि हो जाएगी। जैसे सी वा या, ये ओकार इसमें आके मिल जाएगा ओ, और नमः। इस प्रकार ये शिवाय नमः अपना जो उदाहरण है वो सिद्ध हो जाता है। फिर इसी प्रकार शिव प्लस आ प्लस ए ही। देखिए प्यारे बच्चों, आंग जो उदाहरण है, आंग में शेष रहता है आ, क्योंकि गकार है, गकार के गकार के इसका लोप हो जाता है और यहां रहता है आ, और यहां इकार है। इन दोनों के बीच में संधि होती है तो ये गुण संधि होती है, गुण संधि होती है। तो ये बनता क्या है? ए ही, गुण संधि होती है। ई ए में बदल जाता है। ए दोनों पूर्वरूप इसके इसके संधि होती है तो गुण संधि में ए हो जाता है, तो ये ए। यहां है शिव। प्यारे बच्चों, अब शिव प्लस ए ही, इसके बीच मध्य संधि हो रही है तो यहां ये इसमें मिल जाएगा पूर्व यप, पूर्वरूप है, ये पररूप है। तो देखिए शिव में आ है और इसके बाद में ए है तो ये इसमें आके मिल जाएगा तो ये हो जाएगा शिव ए ही, शिव ही। इस प्रकार ये पररूप संधि है, पररूप संधि।
सूत्र अपने क्या लगाया, यहाँ सूत्र लगाया अपने ओमांगस्य। क्यों? क्योंकि यहां क्या शेष रहा, ओम में मकार हलंत्यम सूत्र से इसका लोप हो जाता है और ओ शेष रहता है, और आंग में यहाँ आंग है, हलंत्यम सूत्र से इसका लोप हो जाता है, आशीष रहता है, और ई यहां बसता है। तो ई और ए, आ और ई, ये गुणादेश हो जाता है, यहाँ ए बन जाता है। फिर ए के और शिव के ऐ के संधि होती है, तो शिव ही रूप बनता है। ठीक इसी प्रकार का यह है आंग का उदाहरण। और पहले हम यहां देखेंगे, तो यहां गुणसंधि करेंगे, गुणसंधि हो जाएगी, शॉर्ट में गुणसंधि हो जाएगी, तो यह बन जाएगा ए ही। ऐ या आ के बाद में यदि ई हो तो ए हो जाता है, ए ही। यहां एक गुणसंधि हो गई, फिर इसके बाद में ए ही और प्लस आउट शॉर्ट में। इसके बीच में संधि होती है, पूर्व और परदेव, इसमें संधि होती है, तो इसके स्थान पर रूप आदेश होता है, पर रूप आदेश होता है। तो यहाँ आ व ये पूर्व रूप पर वाले में बदल, पर वाले जैसा हो, पर वाले शब्द में आके मिल जाता है, तो ये इस प्रकार आगे ही संधि बनती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये पररूप संधि के जो समस्त अपवाद थे वो पूरे हो गए हैं, और अब हम प्रकृति भाव संधि जो हमारी अंतिम संधि है उसको देखते हैं, और इसके बाद पररूप संधि में कौन कौन से विशेष नियम हैं वो भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकृति भाव संधि प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि उसे कहते हैं जिस विशेष संधि के नियमों से वियुक्त अर्थात स्वतंत्र हो, उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। अर्थात उसमें क्या होता है कि संधि नहीं होती है, विशेष है ये। जैसे प्रकृति भाव संधि का जो पहला जो सूत्र है वह है, प्रकृति भाव संधि का जो पहला सूत्र है वह है प्लुत प्रगृह्य अचिन्त्यम। प्लुत प्रगृह्य अचिन्त्यम। प्यारे बच्चों, पहले हमें देखना है प्लुत किसे कहते हैं और प्रगृह्य किसे कहते हैं। यानी प्लुत स्वर होते हैं, अपने स्वर होते हैं ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। प्यारे बच्चों, ऋस्व स्वर जैसे अ, दीर्घ स्वर आ, और प्लुत स्वर होता है जैसे अ के 3 लगाने। यानी प्लुत स्वर का मतलब होता है इसमें 1 सेकंड, इसको बोलने में, आ को बोलने में 1 सेकंड लगता है, दूसरे को बोलने में 2 सेकंड लगता है, तो 2 से अधिक जो समय लगा उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। यानी किसी भी स्वर को बोलने में यदि दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कोई सा भी जैसे संबोधन होता है अपना, संबोधन कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण लिखा तो इसे जाता है, लेकिन ये इसमें जो नकार है, नकार में को लंबे समय तक बोलते हैं कृष्ण
बोलते हैं तो इसमें 3 अ है, मतलब 2 से ज्यादा समय लगा। और जिसमें इसे कहते हैं प्लुत, जिसमें ज्यादा समय लगे, दीर्घ से अधिक समय लगे तो उसे कहते हैं प्लुत स्वर। और इसकी पहचान क्या है कि किसी भी शब्द के अंत में जो अंतिम स्वर है उसके ऊपर 3 लिखा जाता है। जैसे ये कृष्ण में ऊपर अंतिम स्वर है ये नकार, नकार के जो अ है इसके ऊपर 3 लिख दिया जाता है, कृष्ण, तो इसे हम प्लुत कहेंगे। इसके बाद में आता है अपना प्रगीय। प्रगीय एक नाम है, संज्ञा है। प्रगीय क्या है? नाम है, एक संज्ञा है। अब प्रगीय होता क्या है, कहते किसे हैं? जैसे प्रत्येक का देख लीजिए, जैसे हरि, 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 हरया, और हरिम, हरि, हरया, हरिम, हरि, हरि। प्यारे बच्चों इधर देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब जो द्विवचन है वो द्विवचन और बहुवचन ये हमारे कहलाते हैं प्रगीय। इसमें भी द्विवचन प्रगीय संज्ञक होते हैं। द्विवचन जो भी होते हैं वो प्रगीय संज्ञक होते हैं। प्यारे बच्चों अब इसमें जो भी द्विवचन है किसी भी शब्दों में, कवि है, इन कवि, हरि, गुरु, इन शब्दों में हमारे को द्विवचन मिलेंगे जिसमें दीर्घ इकारांत है, उकारांत है। दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत हो तो वो प्रगीय कहलाते हैं। तो इसके बाद में अब देखिए, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत के बाद में यदि अच हो, क्या हो? अच हो। अच का मतलब कोई सा भी स्वर हो तो वह उसका प्रकृति भाव होता है। जैसे प्लुत स्वर प्लस प्रगीय, शब्दों के बाद में यदि कोई सा भी स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो तो कौन सी संधि होती है? संधि में प्लुत स्वर बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए ऐसे कैसे लिखा जाता है, ठीक इसी प्रकार ये भी बिना परिवर्तन किए इसी प्रकार लिखा जाता है। और इसे भी बिना परिवर्तन किए लिखा जाता है। और बीच में जो प्लस का चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है और इनको ऐसे का ऐसा लिख दिया जाता है। प्यारे बच्चों अब इसके अपन उदाहरण देखते हैं कि एक उदाहरण देखते हैं। एहि कृष्ण अत्र गौस्सरति, एहि
कृष्ण, ये प्लुत स्वर प्लस अत्र गौसारथी, यहां गाय चढ़ती है। देखिए यहां देखते हैं अपन, ये क्या है, प्लुत है यानी त्रिमात्रिक, और ये क्या है, यहां कोई स्वर है। तो इसको बिना परिवर्तन किए ऐसे कैसे लिख देंगे, एही कृष्ण अत्र गौस सारथी, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। यानी यदि कोई संधि बिना परिवर्तन हुए ऐसी की ऐसी लिखी जाती है तो वह संधि प्रकृतिभाव संधि कहलाती है। धन्यवाद। आगे कल हम इसके उदाहरण और देखेंगे।